जब तक हम अपना इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी अस्मिता को पहचानेंगे नहीं, तो हम उसे बचाएंगे कैसे? कि बुंदेली का जो लिखा जा रहा है साहित्य वो बहुत महत्वपूर्ण है और उससे प्रकाशित होना चाहिए, ना केवल राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन आप उनको बुंदेलखंड के सिलेबस में नहीं पाएंगे। ये एक सोचने वाली असल हिंदी पढ़ी, हमें तो कोई बुंदेलखंडी का लेखक नहीं नजर आया, या कोई भाई किसान की समस्या पे कितनी कहानियां और उपन्यास लिखे जाते हैं, लेकिन कितने कम उपन्यास हैं जो बुंदेलखंड के किसान के ऊपर लिखे जाते हैं। लाल वर्मा से जो संस्कृति चली आ रही, जो ऐतिहासिक उपन्यास हैं उनके, वो केवल भारत में राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, पूरे दुनिया के स्तर पे बड़े ऐतिहासिक उपन्यासों का उनका महत्व रहा। मैथिली शरण गुप्त जी के की बात करें हम, तो वहाँ से जो संस्कृति होती है, बांदा में कितने बड़े कवि हुए हैं, केदार जी हुए हैं, जिनकी बात करें हम, तो वो आज के समय के लोगों को बताने की आवश्यकता है। और मैं यही बात अपनी कहने आया हूँ। जी भाषा, वो शब्द आते हैं जो हमें बचाने हैं, वहाँ वो विषय आते हैं जो इन पर बोला जाना चाहिए वो नहीं बोला जा रहा, और वो परिवेश आता है, वो पूरा वातावरण आता है, वहाँ की प्रकृति आती है, वहाँ की संपदा आती है। अपनो बुंदेली उत्सव कार्यक्रम में हमारे साथ विवेक मिश्रा जी हैं, कहानीकार, और हिंदी में कहानियाँ लिखते हैं। और यहाँ इस उत्सव के अंदर ये भाषाओं के ऊपर जो संगोष्ठी होने वाली है उस पर अपने वक्तव्य रखेंगे। तो क्या भाषाओं को लेकर, बुंदेली भाषाओं को लेकर क्या इनके मन के विचार हैं और किस तरीके से भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, जानते हैं मिश्रा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो हमें यही बताएं कि इस कार्यक्रम में आपके आने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है वो, और भाषाओं को लेकर किस तरीके से काम हो रहा है बुंदेली। देखिए, ये मुख्यतः कार्यक्रम अपना बुंदेलखंड के एक सब तरह के विकास, जिसमें हर चीज़ शामिल हो, वहाँ का केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वहाँ का एकेडमिक लेवल नहीं, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का पर्यटन, वहाँ का ऐतिहासिक महत्व, इस पर बात हो। और मैं जो बात करना चाहता हूँ विशेष रूप से वो भाषा की करना चाहता हूँ कि देखिए, किसी जगह की जब भाषा बचती है तो वहाँ का साहित्य बचता है, साहित्य बचता है तो संस्कृति बचती है, और साहित्य और संस्कृति जब बचती है तो आपको अपनी अस्मिता पे गर्व होता है, अपनी पहचान पे गर्व होता है। आप समझ पाते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, आपका जो अतीत था वो कितना गौरवशाली था, और जब आप उस गौरवशाली अतीत पे खड़े होकर आगे अपना वर्तमान देखते हैं या भविष्य देखते हैं, तो आपके अंदर वो एक हीन भावना नहीं होती, आप उसे पहचानते हैं, आप उसमें गौरव महसूस करते हैं, तब आप आगे की लड़ाई और संघर्ष को समझ पाते हैं कि क्या है। जब तक हम अपना इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी अस्मिता को पहचानेंगे नहीं, तो हम उसे बचाएंगे कैसे? तो इसलिए मुझे लगता है कि बुंदेली का जो लिखा जा रहा है साहित्य वो बहुत महत्वपूर्ण है और उससे प्रकाशित होना चाहिए, ना केवल राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। दूसरी चीज़, जो मैं हिंदी में कहानियाँ लिखता हूँ, तो जो मुख्य धारा का साहित्य है, चाहे वो कहानियाँ हों, कविताएं हों, या उपन्यास हो, या आप कहें कि फिल्में भी हों, तो उनमें बुंदेलखंड के परिवेश को आना चाहिए। मतलब उनको आप आंचलिक कह के कि ये बुंदेली साहित्य है और बुंदेली में ही लिखा जाता है और वहीं के लोग पढ़ते हैं, ये ना हो के, जैसे आप और देखिएगा, आप हम पूरब के क्षेत्र का देखें, हम पंजाबी का देखें, हरियाणा राजस्थान का देखें, तो वहाँ पे मुख्य धारा का साहित्य भी रचा जाता है, वहाँ के सिनेमा में भी वहाँ का परिवेश हमें दिखाई देता है। तो आज मैं यही कहूँगा आप सबसे कि बुंदेलखंड के पृष्ठभूमि में बनी फिल्में, वहाँ की पृष्ठभूमि के ऊपर लिखा गया मुख्य धारा का हिंदी साहित्य, जिसमें कहानियाँ हैं, उपन्यास है, कविताएं हैं, ये सारी चीज़ों को हमें पढ़ने की, समझने की और अपने क्षेत्र के लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि मतलब कहीं की भी संस्कृति का नष्ट होने का कारण क्या होता है, या तो बाहर के लोगों की द्वारा उसकी उपेक्षा की जाती है, या उन्हें किसी तरह से ये एहसास कराया जाता है कि आपके पास जो है वो और लोगों के पास जो है उससे कम महत्वपूर्ण है। जब आपको ये एहसास होता है कि ये कम महत्वपूर्ण है, तो आप उसकी रक्षा करना बंद कर देते हैं, और जब जिस चीज़ की रक्षा करना बंद कर देते हैं तो किसी और को उसको उठा के ले जाना या उसको नष्ट कर देने में आसानी होती है। तो हमें पहले अपने मतलब भाषा की बात करें तो वृंदावन लाल वर्मा से जो संस्कृति चली आ रही, जो ऐतिहासिक उपन्यास हैं उनके, वो केवल भारत में राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, पूरे दुनिया के स्तर पे बड़े ऐतिहासिक उपन्यासों का उनका महत्व रहा। मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें हम, तो वहाँ से जो संस्कृति होती है, बांदा में कितने बड़े कवि हुए हैं, केदार जी हुए हैं, जिनकी बात करें हम, तो वो आज के समय के लोगों को
बताने की आवश्यकता है। और मैं यही बात अपनी कहने आया हूँ। जिस भी स्तर पे ये बात हो रही है उसमें राजनीतिक स्तर पे भी होना चाहिए। जो राजनीतिक उपेक्षा का शिकार हमेशा से बुंदेलखंड रहा है उस पर भी बात होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी होना चाहिए कि ऐसी योजनाएं बने और ठीक से क्रियान्वित हों कि वहाँ के व्यक्ति को, आप अगर आज देखें कि बुंदेलखंड इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने सारे विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, आप जाके वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पूछ लीजिए कि बीए और एमए के सिलेबस में कितने लेखक हैं जो बुंदेलखंडी के लेखक उसमें शामिल किए गए, या जो कहानियां हैं उनमें से, या जो उपन्यास हैं उनके अंदर ऐसी कहानियां या उपन्यास, मैं एकदम बाहर के लोगों का भी स्वागत है, लेकिन वो बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पे हैं। यहाँ का बच्चा बीए कर रहा है, भाषा से बीए कर रहा है, बीए पढ़ता है, एमए पढ़ता है, हिंदी में कर रहा है, और हिंदी में उसको ये एहसास होता है 5 साल पढ़ने के बाद कि उसमें बुंदेलखंड का कोई शामिल ही नहीं है। तो उसको क्या लगता है कि समकालीनता में बुंदेलखंड से तो कोई लिख ही नहीं रहा। भैया मैं कहानियाँ लिखता हूँ, उपन्यास लिखता हूँ, लेकिन मैं ये देख के आश्चर्यचकित होता हूँ कि मतलब दिल्ली में, महाराष्ट्र में और दूसरे स्टेट्स में जो समकालीन लेखक हैं उनको पढ़ाया जाता है, और हमारे अपने बुंदेलखंड में आप ग्वालियर से लेके और भोपाल तक चले जाइए, इधर आप छतरपुर से लेके सागर तक चले जाइए, विश्वविद्यालयों का एक सर्वे अगर किया जाए तो आप पाएंगे कि बहुत कम समकालीन लेखकों को, और कम से कम 25-50 बड़े कहानीकार, उपन्यासकार जो आज की तारीख में हैं, जीवित हैं, लिख रहे हैं और बहुत अच्छा है लिख रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पे उनकी एक अपनी पहचान है, लेकिन आप उनको बुंदेलखंड के सिलेबस में नहीं पाएंगे। ये एक सोचने वाली आप ऐसी डिमांड रखते हैं सरकारों से और शिक्षा मंत्री से कि भाई इस तरीके की पहल करनी चाहिए? बिल्कुल पहल करनी चाहिए। देखिए होता क्या है कि किसी भी विकास में एक योजना होती है और एक बजट होता है, तो वो तो सरकार से ही आता है, लेकिन एक जो जागरूकता होती है वो छात्रों से आती है, वो वहाँ की जनता से आती है, वो वहाँ के लोगों से आती है। कोई माँ बाप अपने बच्चे को कहीं ऑनर्स कराते हैं, भाई जैसे एक समय हुआ था जब आज़ादी के बाद अपना जो विश्वविद्यालय स्थापित हुए और जो सिलेबस बना, तो पहले कितने भी ऐसे करिकुलम थे जिसमें सारा जो अंग्रेजों का सेट किया हुआ सिलेबस था वो पढ़ाया जाता, लेकिन बाद में बदला गया ना। तो आज अगर हम अपनी अस्मिता की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें अपनी भाषा भी तो बचानी होगी। जब भाषा बचेगी, संस्कृति बचेगी, तब आप उसको आगे बढ़ा। भाई कोई व्यक्ति बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पे, परिवेश पे कोई बच्चा बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी करके निकल जाता है तो केवल वो नौकरी के लिए तो भाषा नहीं पढ़ रहा ना, भाषा उसकी अस्मिता। वो अगर उसको ये एहसास हो जाएगा कि हमने तो 5 साल हिंदी पढ़ी, हमें तो कोई बुंदेलखंडी का लेखक नहीं नजर आया, या कोई, भाई किसान की समस्या पे कितनी कहानियाँ और उपन्यास लिखे जाते हैं, लेकिन कितने कम उपन्यास हैं जो बुंदेलखंड के किसान के ऊपर लिखे जाते हैं। बुंदेलखंड कि किसान की समस्याओं पे कितनी कम कहानियाँ लिखी जाती हैं। जब मैंने लिखना शुरू किया तो शुरुआत में यही कहा गया कि ये आंचलिकता में लिखते हैं बुंदेल। मैंने कहा नहीं, मैं बुंदेलखंडी का लेखक नहीं हूँ, मैं हिंदी का लेखक हूँ जिसकी कहानियों में बुंदेलखंड आता है। वहाँ भाषा, वो शब्द आते हैं जो हमें बचाने हैं, वहाँ वो विषय आते हैं जो इन पर बोला जाना चाहिए वो नहीं बोला जा रहा, और वो परिवेश आता है, वो पूरा वातावरण आता है, वहाँ की प्रकृति आती है, वहाँ की संपदा आती है। तो इस तरह से बात होनी चाहिए। या तो आप उसको बुंदेली कह के, क्षेत्रीय साहित्य कह के आप उसको हाशिए पे धकेल देते हैं, उसे कभी भी उस तरीके से प्रमुखता से मुख्यधारा के हिंदी साहित्य में जगह मिलनी चाहिए। वहाँ भी लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और इसके लिए एकेडमिक पहल भी होनी चाहिए, राजनीतिक पहल भी होनी चाहिए, और उससे कहीं ज़्यादा इस तरह की सामाजिक पहल बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि भाषा को लेके जो जागरूकता है वो लोगों के अंदर ज़रूर पनपे, और बुंदेलखंड को कहीं ना कहीं अपनी एक अलग पहचान उस तरीके से मिले। इसी बात जोड़ना चाहता हूँ, उस जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है कि पढ़ने की संस्कृति का विकास हो। आज मैं जो अपनी बात कहने जा रहा हूँ मैं उसमें यही कहूँगा कि सारे जितने भी बुंदेलखंड के ज़िले हैं, चाहे उनमें एक छोटा सा पुस्तकालय जिसमें 100 किताबों से आप शुरुआत करिए, लेकिन एक पुस्तकालय, अब मैं ये देखता हूँ, मैं जाता हूँ लगातार, मेरा घर झांसी है, मेरी ननिहाल तालबेहट है, तो मेरा बुंदेलखंड जाना बहुत अच्छे से होता है। राजा भाई के पास ओरछा हम लोग जाते हैं, ओरछा में भी मैं अपना एक छोटा सा स्थान हम लोग बना रहे हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि वहाँ जो युवा हैं उनके अंदर पढ़ने की संस्कृति कम हुई है। जो पत्र पत्रिकाएँ हैं, साहित्यिक पत्र पत्रिकाएँ हैं, उनके पढ़ने का महत्व कम हुआ है। तो
आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे 50 किताबों का या 10 रेगुलर मैगजीन्स का, हिंदी मैगजीन जो हैं राष्ट्रीय स्तर की, उनको लेके एक छोटा सा पुस्तकालय हो, एक रीडिंग सेंटर डेवलप हो, और इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई हमें उस सरकार के बजट की ज़रूरत नहीं होती। 4 गांव 10 गांव के लोग एक चौपाल पे एक छोटा सा कमरा भी इकट्ठा करके, एक अलमारी लेके एक छोटा सा पुस्तकालय शुरू कर सकते हैं। ये अगर पढ़ने की संस्कृति होगी तो लिखने की संस्कृति होगी, और तभी आपकी भाषा के लेखक का सम्मान होगा। अगर आप पढ़ते ही नहीं तो वो आपको क्यों छापा जाएगा? भाई आपकी भाषा, आप सिनेमा बनाइए और उसमें बुंदेली पृष्ठभूमि रखिए, अगर कोई देखना ही नहीं चाहेगा, उससे जुड़ेगा ही नहीं, तो क्यों बनेगा? भाई वो दूसरी भाषा को लेकर बनाएगा। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि पढ़ने की संस्कृति विकसित होगी तो लिखने की होगी, और आपके लेखक को सम्मान मिलेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही विवेक मिश्रा जी ने कि पढ़ने की संस्कृति डेवलप करने की ज़रूरत है और बुंदेलखंड की भाषाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बने रहें बुंदेलखंड 24/7 के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।